To all of you, welcome you all in भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एन के भार्गव और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 की जेनेटिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों, इस चैप्टर के बारे में हम लोग शुरुआत कर चुके हैं पिछले क्लास में। इसमें हम बात किए थे इंट्रोडक्शन कि आपके इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन किसे बोलते हैं। इनहेरिटेंस वैसे कैरेक्टर होते हैं जो कि हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या होता है, मतलब कि जितने भी हमारे कजन्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं और हमारे पेरेंट्स हैं, वो हम एकदम एक जैसे सेम नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। इसके साथ साथ बच्चों हम लोग बहुत सारे जो है आपके टर्मिनोलॉजी पे विशेष रूप से चर्चा किए थे, जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और आगे भी और बेटर समझ में आएंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो आपके साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, मैथमेटिशियन थे, जो एक मॉन्क भी थे, जिन्होंने मटर के पौधे पे यानी जो आपके गार्डन भी थे जिसका नाम था पाइसम सटाइवम, इस पाइसम सटाइवम को उन्होंने अपना डिस्कवर किया था बच्चों। और उस पे उन्होंने अपना एक लॉ दिया था जिसे बोलते हैं हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को देने से पहले जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने जो है 7 अलग अलग कैरेक्टर के मटर के पौधों के बीच में क्रॉस कराया, और क्रॉस करा के यानी उनके बीच में मीटिंग कराया, और मीटिंग करा के उनमें देखा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, लास्ट जनरेशन में कितना डिफरेंसेस है, क्या ये सब एक जैसे हैं या डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके आधार पे उन्होंने अपना कुछ लॉ दिया था जिसे बोलते हैं हम लोग बच्चों मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या थे जिसके आधार पर मेंडल्स ने अपना जो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जाने थे कि जो आपका जो होता है एक होता है बच्चों डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन कहने का मतलब क्या हो, जब दोनों क्रोमोसोम क्या बच्चों डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे एक टॉल हो दूसरा क्या हो बच्चों शॉर्ट हो, तो इसे बोलते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब दोनों टॉल हो, दोनों डबल टी हो, बड़े टी हो, या दोनों छोटे टी हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग होमोजाइगस कंडीशन। बच्चों इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके हैं, तो अगर नए जाके देख सकते अच्छे से। तो इसमें जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन होने पे अगर एक आपको दूसरे से डिफरेंट रहता है, तो उसमें जिसका कैरेक्टर ज्यादा शो होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन में जिसका कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जो है डोमिनेंट। और जो कम शो करता है, कम एक्सप्रेस करता है, उसे बोलते हैं हम लोग रेसेसिव कैरेक्टर। तो इस तरह से मेंडल ने जो है 7 तरह के मटर के पौधों को लिया, और उस 7 तरह के मटर के पौधे में जो है अलग अलग डोमिनेंट जो रेसेसिव कैरेक्टर को दिखाया। किसी में डोमिनेंट था और किसी में क्या था बच्चों रेसेसिव था। तो चलिए थोड़ा सा इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग रहेगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते कि वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है बच्चों, कौन डोमिनेंट थे और कौन रेसेसिव थे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, और जब ये अच्छे समझ में आएंगे तो क्रॉस बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 7 कैरेक्टर्स, और दूसरे तरफ हम टेबल जस्ट लाइक बनाते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट। सबसे पहले मेंडल ने जो है जो आपकी मटर के पौधा था जिसका नाम था पाइसम सटाइवम, इसके अलग अलग पार्ट्स को लिए, जैसे उसके फ्लावर, फ्लावर में एक डोमिनेंट था, दूसरे तरह के जो फ्लावर था उसको रेसेसिव था, उसका लेंथ यानी लंबा कितना था और छोटा था, इस आधार पर उन्होंने बताया। जो आपके मटर का पॉड होता है, मतलब उसकी जो फली होती है उसमें जो कवर होता है आउटर कवरिंग, उसे पॉड बोलते हैं, उसका कलर क्या था। पॉड जो ज्यादा रिंकल था, सिकुड़ा था या फिर फुला हुआ था, इस आधार पर उन्होंने डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर बताया। इसके साथ साथ जो आपके मटर के पौधे का जो फली होता है उसका कलर्स के आधार पर बताया कि डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है।
एक एक करके हम लोग 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में जान लेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। चलिए, तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में सबसे पहले मेंडल ने लिया था जो आपके मटर के पौधा था उसका स्टेम का हाइट, सबसे पहले लिया था स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट में इसमें दो चीज हम लोग देखेंगे, एक पहला डोमिनेंट और दूसरा देखेंगे रेसेसिव। डोमिनेंट में स्टेम हाइट कैसा था और रेसेसिव में स्टेम हाइट कैसा था। अब देखिए स्टेम हाइट में जो आपके डोमिनेंट था वो था टॉल और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी टी से। वही रेसेसिव में जो था वो था आपका स्मॉल और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटा टी से, या फिर इसे ड्वार्फ लिख सकते हैं। स्टेम हाइट में जो बड़ा था वो डोमिनेंट था, उसे हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किए, और जो रेसेसिव था यानी जो डार्क था उसको हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किए। दूसरा जो बच्चों था वो था आपका फ्लावर कलर। दूसरा था हमारा जो मटर के पौधा था उसका फ्लावर का कलर कैसा था। तो फ्लावर कलर में दो देखने को मिला, एक था आपका वायलेट, ठीक है, जिसको हम लोग बड़ा भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा जो था वो था आपका व्हाइट, यानी जो सबसे ज्यादा देखने को मिला गया ना उसे बोला गया वायलेट। यानी मटर के पौधे जो था उसमें सबसे ज्यादा अगर फ्लावर का कलर देखने को मिला तो वो वायलेट कलर देखने को मिला, और जो कम देखने को मिला रेसेसिव था वो था आपका व्हाइट कलर, यानी इसको स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा है फ्लावर का पोजीशन, अगला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था फ्लावर पोजीशन, यानी उसका फ्लावर का लोकेशन कैसा था, कहां पे था, एक्सियल था, टॉप में था ये, या टर्मिनल पार्ट्स में था। तो ये जो आपका डोमिनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सियल। एक्सियल मतलब टॉप में सीधे, ठीक है, इसे छोटा ये कैपिटल स्मॉल ए से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि जो आपका रेसेसिव था वो था आपका टर्मिनल, ठीक है। जो अगला हमारा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था जो फ्लावर पोजीशन के बाद वो था पॉड शेप, वो था पॉड शेप। पॉड शेप कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये हमारा मटर का फली हो गया, तो ये हो गया इसका पॉड, है ना, जिसके अंदर आपके ऐसे मटर्स लगे रहते हैं कुछ इस तरह से। तो ये पॉड शेप के बारे में बता रहा है, नहीं इसका पॉड का शेप कैसा था। तो कुछ मटर के पौधों में देखा गया कि जो पॉड का शेप है वो इनफ्लेटेड है, इनफ्लेटेड मतलब फूला हुआ, और कुछ में देखा गया कि बहुत ही ज्यादा सिकुड़ा हुआ है। तो जो ज्यादा फूला हुआ था वो तो बच्चों डोमिनेंट, और जो सिकुड़ा हुआ था वो था आपका रेसेसिव। तो पॉड शेप बच्चों दो तरह के देखा गया कंट्रास्टिंग ट्रेट। एक पहला जो था वो था इन्फ्लेटेड, और दूसरा जो था बच्चों वो था कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इस पे विशेष ध्यान देना है कौन आपके डोमिनेंट है और कौन आपके रेसेसिव है। नेक्स्ट है आपका पॉड का कलर। अभी जो हमने देखा पॉड का शेप, इसी में अगला था पॉड का कलर कैसा था। तो पॉड के कलर दो तरह के थे, या तो ग्रीन थे या फिर येलो थे। तो जो आपके ग्रीन वाले थे बच्चों वो था डोमिनेंट, और जो आपके रेसेसिव वाले थे वो था आपको येलो कलर में। ये दो तरह के थे, एक ग्रीन था और दूसरा था येलो कलर में। नेक्स्ट जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो था हमारा सीड का शेप। जो मटर के आपका सीड देख रहे हैं ना अंदर में ये सब, इसका शेप कैसा था। इसमें भी दो तरह का था, एक था आपका राउंड और दूसरा था रिंकल। ये मटर के पौधों का ऐसे देख सकते हैं, एक होगा राउंड और दूसरा होगा ऐसे 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 रिंकल। ये दो तरह का आपका जो है शेड देखने को मिला था। जो सबसे ज्यादा शेड देखने को मिला था वो आपको राउंड था, और जो सबसे कम शेड देखने को मिला था वो था आपका रिंकल, यानी सूखा हुआ कंस्ट्रिक्टेड।
तो यहाँ पे इसमें दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जो आपका राउंड था बच्चों वो था डोमिनेंट, और जो आपका कंस्ट्रक्टेड था वो था आपका रिसेसिव। ठीक है, और लास्ट जो हमारा था सीड का शेप हो गया। नेक्स्ट जो हमारा हो गया सीड का कलर। सीड का कलर, तो सीड के कलर में जो डोमिनेंट था बच्चों, जो सबसे ज्यादा देखने को मिला था वो था येलो, और जो सबसे कम देखने को मिला था वो था आपका ग्रीन। इस तरह से मेंडल ने 7 अलग अलग वैरायटी के पौधों का कैरेक्टर के बीच में मीटिंग कराया, और मीटिंग करा के उनके बीच में क्रॉस बनाया। क्रॉस के आधार पे उन्होंने बताया कि अगला जो आपका जनरेशन होगा वो कैसा। ठीक है बच्चों, तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये आपको याद रखना है। पहला जो था आपका स्टेम हाइट। स्टेम हाइट मतलब कि जो मटर का पौधा था पाइसम सटाइवम, जो गार्डन पी था, वो बड़ा था या फिर छोटा था, तो वो था आपका टॉल में डोमिनेंट, और जो छोटा था वो कम संख्या में देखा गया, यानी रिसेसिव था, डॉर्फ था। अगला था बच्चों फ्लावर कलर, कि उसका फ्लावर का कलर कैसा था जो मटर के पौधे, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर देखने को मिला था वो वायलेट कलर में था, और जो सबसे कम देखने को मिलेगा था वो व्हाइट कलर में था। यानी वायलेट क्या हो गया, डोमिनेंट था, सबसे ज्यादा देखने को मिला, और जो आपके व्हाइट था वो कम संख्या में देखा गया, यानी वो रिसेसिव था। उसी तरह से फ्लावर पोजीशन, फ्लावर मतलब उसका लोकेशन कहाँ है, टॉप में है या फिर आपके टर्मिनल पॉइंट में। तो अगर टॉप में है तो उसे बोला गया एक्सियल, और सबसे ज्यादा जब फ्लावर देखा गया तो टॉप पोजीशन पे थे, यानी एक्सियल थे, यानी ये डोमिनेंट हो गए। और दूसरा हो गया बच्चों टर्मिनल, यानी रिसेसिव हो गया। अगला जो था आपका पॉड शेप, देख सकते हैं ये, तो पॉड का शेप कैसा था, जैसे फूला हुआ था या फिर रिंकल था, सूखा हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉड था सबसे ज्यादा देखा गया इन्फ्लेटेड, यानी फूला हुआ, और जो सबसे कम देखा गया वो था कंस्ट्रिक्टेड, यानी सूखा हुआ। अगला था पॉड का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर। तो पॉड का कलर सबसे ज्यादा देखा गया ग्रीन, और जो कम अमाउंट में देखा गया वो था येलो, याद रखेंगे। उसके बाद सीड का शेप, सीड का शेप दो तरह के थे, या तो वो बहुत ज्यादा आपके राउंड थे या फिर कैसे थे, कंस्ट्रक्टेड थे, सूखे हुए थे। तो राउंड जो था वो डोमिनेंट था, और रिसेसिव क्या हो गया आपका कंस्ट्रक्टेड। उसी तरह से सीड का कलर हो गया, येलो कलर में जो था डोमिनेंट था, और जो ग्रीन कलर में था वो रिसेसिव था। याद रखेंगे हम लोग स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। इस तरह से हो गया 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के आधार पे मेंडल्स ने अपना लॉ दिया था, जिसे बोलते हैं हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना बच्चों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, ताकि आगे आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अब देखिए मेंडल ने ये तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बता दिए, इसमें डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे उनको मालूम चल गया कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है? बिना एक्सपेरिमेंट किए तो मालूम नहीं चलेगा। तो मेंडल ने सबसे पहले इन्होंने अलग अलग तरह के मटर के पौधे को लिया, और उनका फ्लावर लिया, उनका पॉड पॉड का शेप के ध्यान में दिया, उनका कलर लिया, सीड का शेप लिया, सीड का कलर लिया, बहुत सारी चीजों को लिया, और उनका क्या किया कि उनकी मीटिंग कराया। अब बात है कि मीटिंग कैसे कराए, तो इसके बारे में 3-4 स्टेप्स है जो आपको याद रखना है। अगर स्टेप्स क्लियर रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आई होप आप लोग क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब इसे मिटा रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मीटिंग कराने के लिए क्या क्या किया था। तो इसमें 2-3 स्टेप्स है, अपने को देख लेना है। तो हेडिंग में बच्चों स्टेप्स इन मेकिंग, स्टेप्स इन मेकिंग क्रॉस इन पी, जो मटर का था
उसमें क्रॉस कराने के लिए यानी मेटिंग कराने के लिए उन्होंने क्या किया, तो मेटिंग कराने के लिए मेंडल ने कुछ स्टेप्स किए थे। तो जो सबसे पहला जो स्टेप्स था उसमें वो था हमारा सिलेक्शन, कि मटर के पौधों को, किस तरह के मटर के पौधों को चुना जाए और क्या कैरेक्टर को लिया जाए, ये सबसे पहला काम था। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हो गया ना, स्टेप 1, ये था बच्चों सिलेक्शन करना, जो कि सबसे मुश्किल काम था कि किस तरह के मटर के पौधों को चुना जाए अपनी क्रॉस कराने के लिए, मतलब उन्हें क्या कैरेक्टर लिया जाए, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम। अब इसमें जो है दो तरह के मटर के पौधों को चुना गया, दो तरह के मटर के पौधों कैरेक्टर देखा गया। एक जिसका फ्लावर का कलर जो था आपके ग्रीन थी, और दूसरा जिसका फ्लावर कलर एक था जिसका फ्लावर कलर आपके व्हाइट कलर में थे, और दूसरा जिसका फ्लावर कलर क्या थे, वायलेट कलर में थे। तो दो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के मटर के पौधों को एक साथ लिया गया है ना, और उनके बीच में क्रॉस कराया। कैसे क्रॉस कराएगा बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या किएगा, सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का मतलब क्या था कि उन्होंने सेलेक्ट किया था, सेलेक्टेड 2 pea plants with contrasting character, ठीक है। दूसरा जो उन्होंने काम किया था इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब बच्चों इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज समझना जरूरी है। याद कीजिए मैंने आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, उसी तरह से फ्लावर के अंदर भी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। मेल और फीमेल दो अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जिसमें आपके एंथर और फिलामेंट आपके मेल सेक्सुअल ऑर्गन हुए, और जो आपके स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो अब क्या किया गया कि इनमें सेल पर कुछ कुछ पौधे जो था वो यूनिसेक्सुअल थे, और कुछ कुछ पौधे क्या थे, बाइसेक्सुअल थे। तो जो हम लोग मटर के पौधे देख रहे थे पाइसम सटाइवम, ये आपके जो थे बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, यानी इसमें आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी थे और आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी थे। तो अब जो है दोनों एक फ्लावर में है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसके लिए उसके मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट को वहां से काट करके हटा दिया गया, और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ही एक फ्लावर में रखा गया। और दूसरे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो आपके एंथर होता है, जो कि क्या एंथर के ऊपर जो आपके पॉलिन ग्रेन होते हैं उसको लिया गया और उसमें उसको झाड़ दिया गया, जस्ट लाइक दैट। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन, ये काट के हटा देना, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को फ्लावर से कट करके हटा देना ही हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। चलिए दूसरा स्टेप है जिसे बोलते हैं हम लोग इमैस्कुलेशन। ये स्टेप्स अपने को आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ एंथर of one plant to avoid सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जब आपके जो एंथर वाला पार्ट होता है बच्चों, यानी मेल वाला जो पार्ट होता है, उसको कट करके हटा देने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों इमैस्कुलेशन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें समझना। जो अगला स्टेप्स था बच्चों इसमें सिलेक्शन इमैस्कुलेशन के बाद, वो था लास्ट का, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। यानी अब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कराना है, क्यों, ताकि उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, जो है आगे उनसे सेल्स का फॉर्मेशन करा के हम लोग देख सकें। तो नेक्स्ट जो स्टेप था बच्चों, तीसरा स्टेप, इसे बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन, है ना, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब उसमें पॉलिनेशन जो था हम लोग खुद करा, यानी मेंडल्स ने खुद कराया। क्या किया उन्होंने कि जो फ्लावर के अंदर, जैसे ये आपके एक फ्लावर है, जैसे मान लीजिए ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कट करके हटा दिया गया, और ये एक दूसरा फ्लावर है ना, और इसमें जो है आपके
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं और आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं, ये देख सकते हैं। एक में मैंने क्या किया कि इसका जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट के हटा दिया, जिसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन, अभी मैंने सीखा। और दूसरा फ्लावर में क्या दिख रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इस वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं। इस एंथर का जो पॉलन ग्रेन है इसके ऊपर छिड़क दिया। अब जैसे इसके ऊपर छिड़क दिया तो इसमें हो गया फर्टिलाइजेशन, यानी क्या करा दिया हम लोग, पॉलिनेशन करा दिया। इस बात को याद रखिए, पहला स्टेप सिलेक्शन, दूसरा स्टेप इमैस्कुलेशन और तीसरा स्टेप ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू द स्टेम। याद रखेंगे तीसरे स्टेप में कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। उन्होंने क्या किया कि जो आपके दूसरे फ्लावर जो था उस दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर लिया है ना, और जिस पे एक्सपेरिमेंट कराना था उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लाके यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन from the male and from the male parent and transferring to the female. Transferring to the female. इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो मेल वाला था उससे हम लोगों ने पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया एंड उसको हम जो है फीमेल वाले पार्ट में को ट्रांसफर कर दिया। तो ये था आपके स्टेप्स जो क्रॉस कराने में मदद करते। सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन, जिसमें हम लोग दो तरह के पी प्लांट के जो डिफरेंट कैरेक्टर देते हैं उनको सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया कि हम लोग ने कलर को लेके क्रॉस करानी या हम लोग ने स्टेम को हाइट को लेके क्रॉस करानी है। तो सबसे पहले दो डिफरेंट पी प्लांट को सेलेक्ट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या किया हमने, इमैस्कुलेशन कर दिया, यानी जो एंथर वाला पार्ट था उसका हमने कट करके हटा दिया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन वहां पे ना हो। तीसरा स्टेप क्या किया, पॉलिनेशन, यानी जो भी हमारे पॉलन ग्रेन आए थे दूसरे वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो एंथर के पास था उस पॉलन ग्रेन को अपने को कलेक्ट कर लेना है और कलेक्ट करके दूसरे वाले जो फ्लावर थे यानी फीमेल वाला पार्ट्स था वहां पे इसको ट्रांसफर कर देना है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और जो सबसे लास्ट में किया गया था बच्चों कि अब जो है पॉलिनेशन हो गया, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ऑफ कोर्स जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा यानी सीड्स का डेवलपमेंट होगा। तो उन सीड्स के डेवलपमेंट का कलेक्शन कर लेना और उसके बाद नए ऑफस्प्रिंग को ऑब्जर्व करना और उनके बीच में फिर से मीटिंग करा के फिर नए जनरेशन को पैदा करना। इस तरह से जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस और क्या क्या सिमिलरिटी है ये आसानी से मालूम चल जाएंगे। तो अगला जो हमारे स्टेप से लिख लेंगे कि कलेक्शन एंड जर्मिनेशन। उसको कलेक्ट कर लिया, उसको जर्मिनेट कर लिए ताकि हम लोग को नया जनरेशन मिल जाए, है ना। तो ये था आपका मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कि क्रॉस कैसे बनाते हैं। अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। किसी एक जीन को लेके हम लोग कैसे गैमेट्स बनाते हैं। जल्दी से इस स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे ताकि आगे बढ़ सके। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे करना है। जो आपके क्रॉस करा रहे हैं उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को याद रखना है कि जब भी गैमेट्स रहते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए जो आपके क्रोमोसोम है उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। जो गैमेट्स है उसको अलग अलग करना है क्योंकि हमेशा वो कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हेडिंग रहेगा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखिए बच्चों ऐसा है कि मेंडल ने तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को चुना था, डिफरेंट कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने क्रॉस कराया था। तो क्या अगर हम लोग एक साथ हम लोग फ्लावर कलर भी ले ले
फ्लावर का शेप ले ले, फ्लावर का पोजीशन भी ले ले, अगर सब कैरेक्टर एक साथ लेकर क्रॉस कराते हैं फिर तो ये बहुत ही ज्यादा आपको जो है फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मेंडल ने सबसे पहले किसी एक कैरेक्टर को लेके या तो फ्लावर कलर या फिर उसका हाइट या फिर उसका पोजीशन या पॉट कलर या पॉट से किसी एक कैरेक्टर को लेके उन्होंने सबसे पहले क्रॉस कराया। और एक कैरेक्टर को क्रॉस कराने का फायदा ये भी होगा कि उस आसानी से हम लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ या क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, क्या क्या सिमिलैरिटी। तो ये आसान बनाने के लिए सबसे पहले मेंडल्स ने एक जीन को यानी सिर्फ और सिर्फ पहले हाइट को लेके उन्होंने क्रॉस कराया। ठीक है, तो हम लोग भी क्रॉस करा लेते हैं। सबसे पहले मेंडल ने सबसे पहले गैमेट्स लिया। किसी से गैमेट्स लिया? हाइट का गैमेट्स लिया। अब हाइट के गैमेट्स में या तो टॉल होगा या फिर क्या होगा बच्चों, डार्क होगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो जो टॉल वाला था वो क्या था, डोमिनेंट था, और जो डार्क वाला था वो क्या था बच्चों, रिसेसिव था। तो ये हमेशा जब वही रहता है, ये आपको पेयर में रहता है। बता चुके हैं अनिल कैसे रहते हैं बच्चों, पेयर में रहते हैं। और ये जो था आपका, एक हो गया आपका डोमिनेंट और दूसरा क्या हो गया, सॉरी ये आपका डोमिनेंट और ये हो गया आपका रिसेसिव। देख सकते हो दोनों क्या है, कैपिटल टी है और यहाँ पे दोनों क्या है, स्मॉल टी है ना। तो इनके बीच में अपने को कराना है क्रॉस। तो क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले ये जो आप अलील देख रहे हैं इनको सेपरेट होना पड़ेगा। सबसे पहला बात गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इससे आएगा आपको कैपिटल टी और इससे आ जाएगा एक स्मॉल टी, है ना बच्चों। तो ये कुछ ऐसा आपको बन जाएगा गैमेट्स। ये हो गया आपका गैमेट्स, यानी एक कैपिटल टी और दूसरा क्या हो गया, स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे बड़ा टी क्या वो डोमिनेंट है और यहाँ पे छोटा टी भी है। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, बड़ा वाला टी, यानी जो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन बना, होमोजाइगस नहीं, क्योंकि एक बड़ा है और दूसरा क्या बच्चों, छोटा है। तो ये बड़ा है और छोटा, इस कंडीशन क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। और दोनों क्या है, मतलब हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट कौन है, बड़ा वाला, इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस टॉल, है ना। जो कि डोमिनेंट है आपको बड़ा टी, इसीलिए बोलेंगे टॉल, और आपकी कंडीशन कैसा है, हेट्रोजाइगस, इसे बोलेंगे हम लोग हेट्रोजाइगस टॉल। लिखेंगे ऑल हेट्रोजाइगस टॉल। और ये जो देख रहे हैं ना, क्रॉस कराने के बाद यहाँ पे जो जनरेशन आया इसे बोलते हैं हम लोग F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, है ना बच्चों। फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, क्या, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में यहाँ पे एक बड़ा होगा, दूसरा क्या होगा, डार्क होगा। अब बात है कि इनका गैमेट्स बनाना। अब गैमेट्स बनाने के लिए दोनों एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आया बड़ा टी और एक से आया स्मॉल टी। ये हो गया आपका फर्स्ट फीलियल जनरेशन यानी F1 जनरेशन। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों हेट्रोजाइगस, एक बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा है। दोनों बड़े नहीं है, लेकिन डोमिनेंट कौन है, बड़ा वाला, इसलिए इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, जो डोमिनेंट रहेगा उसी के आधार पर उसका नेमिंग किया जाता है। उसे बोल देंगे बच्चों हेट्रोजाइगस टॉल। अब देखिए ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, लेकिन इससे बहुत ज्यादा अपने को क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड जनरेशन को क्रिएट करेंगे, सेकेंड जनरेशन के बारे में पता करेंगे। यानी अभी हम पढ़े ना, इमैस्कुलेशन कर दिए, उसके बाद हम लोग उसका क्या करें, पॉलिनेशन कराए, पॉलिनेशन करा के फिर से उसका जर्मिनेशन कराएंगे ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन को ऑब्जर्व कर सके। तो अब देखिए इनके बीच में फिर से क्रॉस कराएंगे, है ना बच्चों। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेकेंड जनरेशन को पता करने के लिए हम लोग इसमें क्रॉस कराएंगे, इन्हीं कैरेक्टर में क्रॉस कराएंगे। जैसे ये बड़ा टी छोटा टी और ये बड़ा टी और ये छोटा टी, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। अब देखिए इस क्रॉस को कराने के लिए मेंडल ने मेंडल को एक साइंटिस्ट ने बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं कि इस क्रॉस को कराने के लिए जो है आपको एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आपका रजनफील्ड सी पनेट। तो रजनफील्ड सी पनेट ने आपको एक पनेट स्क्वायर दिया जिसके आधार पे आसानी से कैलकुलेशन करना लगा सकते, कैलकुलेशन कर सकते कि जो आपका सेकेंड जनरेशन है उसमें कितने डोमिनेंट है और कितने आपके रिसेसिव है। अब देखिए इनको क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और इस स्क्वायर में एक साइड आपके डोमिनेंट वाला रखेंगे और एक साइड आपके रिसेसिव वाला रखेंगे, कुछ इस तरह से।
क्रॉस करा देने, बॉक्स बना देने से ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कंसेप्ट आपका, देख सकते हैं। तो ये एक साइड लिख दिया मैंने बड़ा टी और दूसरे साइड में मैंने लिख दिया छोटा टी, सेम यहाँ पे लिख दिया मैंने बड़ा टी और यहाँ पे लिख दिया छोटा टी। अब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में। ये बड़ा टी हो गया और ये हो गया आपका छोटा टी। अब देखिए क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले इससे इसको क्रॉस कराएंगे, फिर इससे इसको क्रॉस कराएंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर ये बड़ा टी है और यहाँ भी बड़ा टी है तो जब क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा बड़ा टी और बड़ा टी, ठीक है। फिर इससे इसको क्रॉस कराएंगे तो ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव दिख रहा है, ये हो जाएगा बड़ा टी और एक हो गया आपका छोटा टी, देख सकते हैं आप। चलिए दूसरा जो क्रॉस करा लेते हैं, दूसरा क्रॉस कराएं तो एक छोटा टी है और ये भी छोटा टी है। दोनों जो क्रॉस कराएंगे, चूंकि इससे क्रॉस करा चुके हैं अब इससे क्रॉस इसको कराना है ना, तो ये छोटा टी है और यहाँ भी छोटा टी, दोनों क्रॉस कराएं तो ये होगा आपका छोटा टी और छोटा टी। फिर देखिए यहाँ पे छोटा टी है और यहाँ भी छोटा टी है, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे ये भी क्या एक मिनट, इससे इन दोनों को कराना है, फिर इससे इन दोनों को कराना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छोटा टी है, यहाँ पे बड़ा टी है, तो क्या हो जाएगा बड़ा टी और छोटा है, ठीक। यहाँ पे छोटा टी है, यहाँ पे भी छोटा टी है, तो दोनों हो जाएगा आपका स्मॉल टी। तो इस तरह से ये बन गया आपका क्या पनेट स्क्वायर। और ये पनेट स्क्वायर किसके द्वारा दिया गया बच्चों? ये पनेट स्क्वायर जो दिया गया था ये मेंडल्स के काम को आसान करने के लिए एक साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम था रेजनफेल्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, रेजनल्ड सी पनेट। ये रेजनल्ड सी पनेट जो थे ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जेनेटिक्स, ठीक है। इनके द्वारा दिया गया था आपका पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर के थ्रू हम लोग क्रॉस कराना आसान हो, क्योंकि बहुत टफ है नहीं। एक साइड मैंने इसको लिख दिया और फिर दूसरे साइड मैंने इसको लिख दिया, एक वर्टिकल लाइन में लिख दिया, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इससे पहले इसको क्रॉस करा, फिर इससे इसको क्रॉस करा, ठीक है। जब इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बड़ा टी, फिर ये बड़ा टी है, यहाँ पे छोटा टी है, इससे इसको क्रॉस करा तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी। आइए आप लोग समझ रहे हैं। फिर दूसरे वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा टी है और ये बड़ा टी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों बड़ा टी और छोटा टी, देख सकते हैं यहाँ पे छोटा टी है, यहाँ भी छोटा टी है, जब दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा स्मॉल टी। अब इसमें हम लोग को पता करना है फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। जब आप लोगों को हम डेफिनेशन बता रहे थे, जब कंसेप्ट बता रहे थे, तो उसमें बताया कि फिनोटाइप क्या होता है, वैसे कैरेक्टर जो कि आपको फिजिकली एक्सप्रेस होते हैं, जो कि दिखाई पड़ते हैं, उसे बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे आप लंबे हैं तो आपके अंदर कैरेक्टर होगा या तो मम्मी का या पापा का, ये नहीं पापा आपके लंबे होंगे या मम्मी आपकी लंबी होगी, तो किसी एक कैरेक्टर आपके अंदर दिख रहा है कि आप लंबे हैं, तो मतलब क्या है ये फिनोटाइप है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि सिर्फ एक का ही कैरेक्टर है, मम्मी कैरेक्टर नहीं या पापा कैरेक्टर नहीं, दोनों का कैरेक्टर सेम आता है। तो एक बड़ा आता है और दूसरा छोटा आता है, एक का ज्यादा एक्सप्रेस होता है, दूसरे का कम एक्सप्रेस होता है। तो जिसका ज्यादा एक्सप्रेस होगा उसे बोलते हैं फिनोटाइप, और जो दूसरा जो जीन में प्रेजेंट रहता है उसे बोलते हैं हम लोग जीनोटाइप, जो कि फिजिकली एक्सप्रेस नहीं होता है। अब देखिए इसमें कौन जो है वो बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए ये भी आपका बड़ा है क्योंकि ये आपका होमोजाइगस स्टॉल है, ये भी आपका बड़ा है क्योंकि ये हेटेरोजाइगस स्टॉल है, ये भी आपका बड़ा है, ये भी हेटेरोजाइगस स्टॉल, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। कैसे बड़ा हुआ, क्योंकि दोनों में बड़ा टी है। यहाँ पे देखते हैं बड़ा टी एक छोटा टी है, लेकिन बड़ा टी क्या बच्चों डोमिनेंट है, छोटा टी क्या है रिसेसिव है। तो इस कंडीशन क्या हो गया हेटेरोजाइगस हो गया, लेकिन कैसा है टॉल। यहाँ पे देखिए ये हेटेरोजाइगस हो गया, बड़ा टी है छोटा टी है, ये भी हेटेरोजाइगस टॉल है। तो इस हिसाब से आपके तीन क्या हो गए बड़े हो गए, यानी एक्सप्रेस कैसा हो रहा है तीन का टॉल का, और एक जो हो गया आपका छोटा हो गया। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों 3:1। ये टॉल और डार्क का रेशियो निकाल दिया जाए, यहाँ पे अगर इसका फिनोटाइप रेशियो लिखा जाए तो क्या होगा। फिनोटाइप रेशियो में क्या देखते हैं टॉल कितने हैं और ड्वार्फ का रेशियो कितना है। अब यहाँ पे निकालना कितना आसान है, देखिए
ये भी टी है, ये भी बड़ा टी छोटा टी है, ये बड़ा टी छोटा टी है, ये भी टॉल है क्योंकि आगे वाला क्या है, डोमिनेंट क्या है, टॉल है। यहाँ पे देखते हैं डोमिनेंट वाला क्या है, टॉल है। यहाँ पे देखिए डोमिनेंट वाला कौन है, टॉल। तो ये तीनों टॉल है, इसलिए इसका रेशियो 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 3, है ना। और डार्क कितने हो जाएंगे, मात्र 1, देख सकते हैं। ये हो गया 3:1 रेशियो। आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों आपका जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो, अब देखिए जीनोटाइप रेशियो में हम लोग क्या निकालते हैं। जीनोटाइप रेशियो हम लोग ये लिखते हैं कि जो उसके जीन में प्रेजेंट है, पूर्ण रूप से शुद्ध बड़ा कौन है, पूर्ण रूप से शुद्ध छोटा कौन है। देखिए है तो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये छोटा, लेकिन पूर्ण रूप से बड़ा कौन है, एक है। पूर्ण रूप से बड़ा कितने नहीं है, 2 है। देखिए ये आपका प्योर बड़ा है, ये देखिए ये दोनों इम्प्योर टॉल है, और ये क्या है, प्योर आपके डॉर्क है। तो एक बड़ा पूर्ण रूप से आपको प्योर रूप से टॉल है, 2 आपके इम्प्योर टॉल है, और एक जो है आपके प्योर डार्क है ना, देख सकते हैं। इसका रेशियो हो जाएगा, एक आपका प्योर टॉल है, देख सकते हैं, ये आपका प्योर टॉल हो गया। ये दोनों, ये बड़ा टी छोटा टी और ये बड़ा टी छोटा टी, ये दोनों इम्प्योर टॉल है, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन, देख सकते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ये बड़ा है एक छोटा है, इसकी संख्या 2 है, इसलिए लिख देंगे 2। रेशियो एक पूर्ण रूप से यानी प्योर रूप से आपका स्मॉल कितना है, तो मात्र 1 है, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, और दोनों क्या बच्चों, स्मॉल है। इस तरह से रेशियो बन जाएगा 1:1। तो जब मेंडल ने आपको दिखाया कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसमें क्या देखा, क्या रेशियो बना कि 3 जो होते हैं वो बड़े हो सकते हैं, और एक क्या होगा, पूर्ण रूप से छोटा होगा, देख सकते हैं। तो ये था आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो। आई होप आप लोगों को क्लियर है। पहले मैंने क्या करा, स्टेप्स लिया, है ना, सबसे पहले स्टेप्स किया। स्टेप्स में मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले जो है आपका इमेस्कुलेशन कराया, उसका क्रॉस कराया, पॉलिनेशन कराया, और उसके बाद हम लोग गैमेट्स का फॉर्मेशन कराया। यहाँ पे बड़ा टी छोटा टी छोटा टी, यानी प्योर टॉल और प्योर डार्क के बीच में क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन क्या मिला बच्चों अपने को, ऑल हेटेरोजाइगस टॉल, क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा है, इस कंडीशन क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। जब दोनों सेम रहेंगे तो क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, ना, और बड़े। अब इनके बीच में सेकंड जनरेशन, चूंकि फर्स्ट जनरेशन था तो इनके बीच में सेकंड जनरेशन आना है, तो इसके बीच में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिए। तो इनके बीच में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किए तो यहाँ पे आपको पनेट स्क्वायर के माध्यम से हमने फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो निकाल दिया। अब पनेट स्क्वायर दिया गया था आपके ब्रिटिश जेनेटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम है रेजिनाल्ड सी पनेट। अब इनके बीच में क्रॉस कराने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में 2 अलग-अलग आपको लिख दिए। सबसे पहले बड़ा से बड़ा को क्रॉस कराया तो यहाँ बड़ा टी है, यहाँ पे बड़ा टी है, यहाँ पे स्मॉल टी क्रॉस कराया तो बड़ा टी स्मॉल टी है, यहाँ पे छोटा टी है, यहाँ बड़ा टी क्रॉस कराया तो बड़ा टी और छोटा टी है, यहाँ पे छोटा टी है, यहाँ पे छोटा टी क्रॉस कराया तो छोटा टी है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं फिनोटाइप रेशियो में कि आपके प्योर मतलब टॉल कितने हैं और डार्क कितने हैं, सिर्फ टॉल देखेंगे और डार्क देखेंगे। तो इस हिसाब से ये भी टॉल है क्योंकि ये आपके होमोजाइगस टॉल है, ये आपके हेटेरोजाइगस टॉल है, ये भी हेटेरोजाइगस टॉल है, और ये क्या है, होमोजाइगस डॉर्फ। 1 2 3, यहाँ पे 3 बड़े हुए इसलिए मैंने 3 लिख दिया, और एक छोटा इसलिए मैंने 1 लिख दिया। फिर सेम जीनोटाइप रेशियो मैंने देख लिया कि आपके प्योर टॉल कितने हैं, इम्प्योर टॉल कितने हैं, और प्योर डार्क कितने हैं। तो प्योर टॉल 1 हो गया, प्योर डार्क 1 हो गया, 1 और इम्प्योर टॉल कितने हो गए, 2, देख सकते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो 1 2 1। इस तरह से आपका है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस आधार पे, इस रेशियो के आधार पर मेंडल ने अपने कुछ लॉ दिए थे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे समझेंगे। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक पे डाउट रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे फिर से आपको डिटेल्स वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।